नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांत का आज थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जूझ। पिछले भागों में हमने देखा है कि किस तरह से लेखक पढ़ना चाहता था और आखिर मिन्नतें कर कुरा के किसी तरह से वो जब उनका स्कूल दोबारा दोबारा शुरू होता है तो वहाँ उसका मन नहीं रमता है। उसे लगता है कि ये तो सारे जो इसके साथ के पढ़ने वाले साथी थे वो आगे निकल चुके हैं और इसे पिछली कक्षा में ही बैठना पड़ रहा है। लेकिन किसी तरह से उसका मन रम जाता है। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई में दक्ष होता जाता है, मैथ्स में अच्छा हो जाता है और हिंदी और इंग्लिश की कविताओं में भी अच्छा। आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। खीसा यानी जेब। कभी वह ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस तरह से ये लेखक ने बताया कि किस तरह उसका रुझान जो पढ़ाई से छूट चुका था, किस तरह से वो अपने उस गुण को बेकार, उसका वो गुण बेकार हो जाता अगर वो दोबारा स्कूल ज्वाइन नहीं करता। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी प्रतिभा है। हर इंसान के पास ईश्वर ने कोई ना कोई खास गुण दिया है। अगर हर इंसान उस गुण को पहचान ले, अपनी उस प्रतिभा को निखार ले, तो कहीं ना कहीं वो इस दुनिया में उसकी पहचान बन जाती है। जिस तरह से इस लेखक ने अपनी पहचान बनाई और आज एक लेखक के रूप में
उन्होंने इस खूबसूरत पाठ को दिखाया है। ये एक शिक्षा है, एक प्रेरणा है जिससे सभी साथियों को सीखना चाहिए, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना चाहिए। आपके अंदर कौन-सा गुण छुपा है, शायद ये आपको पता ना हो। इसीलिए आपका जिसमें मन लगता है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है, उसको बार-बार लगातार करते जाइए। देखना, एक दिन आप उस काम के महारथी होंगे। आप सबसे आगे होंगे। आप पर हँसने वाले लोग आपके आगे सलाम ठोकेंगे। आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।